बाराबंकी जनपद न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के महत्वपूर्ण जनपदों में गिना जाता है। विस्तृत जिला है, बड़ी जनसंख्या, लगभग 35 लाख से ज़्यादा जनसंख्या भी है इस जनपद की। और इसलिए बाराबंकी में कोरोना संकट में किस तरह से यहाँ की जनसंख्या को अनुशासन में रखना है, उन्हें संक्रमण से बचाना है, उन्हें जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाने की जो सरकार के सुझाव हैं, जो डॉक्टर्स की एडवाइस है, इन सारी चीज़ों को लागू करने में, धरातल पर उतारने में पुलिस विभाग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पुलिस विभाग हमारे समाज में अनुशासन को स्थापित करने में हमें सहयोग करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। इस समय हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। हम ये जानना चाहेंगे कि इस जनपद में अब लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है और लगभग खुल ही गया है, लॉकडाउन जैसा माहौल कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे में जो संक्रमण की रफ्तार पूरे देश में बढ़ रही है, बाराबंकी में भी बढ़ रही है। और इस समय पुलिस विभाग जो है वो हेल्थ मोड में ज़्यादा काम कर रहा है। आप हेल्थ के सपोर्टिव मोड में, स्वास्थ्य विभाग के सहयोगी के रूप में आप बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो यहाँ की जनसंख्या को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो अनुशासन चाहिए, वो कैसे आप उनको अनुशासन के मार्ग पर ले जा पा रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जब मार्च के महीने में ये समस्या सामने आई थी तो उस समय पुलिस प्रशासन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम लोगों को घरों में रोकें। जो लॉकडाउन की स्थिति थी, और वो एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि लोग अभ्यस्त नहीं थे घरों में रहने के लिए। तो उस समय काफ़ी पुलिस फोर्स, काफ़ी एनर्जी हमारी उसमें लगी। एक समय गुजरा और उसके बाद अब हम अनलॉक फेज़ में हैं। लोग घरों के बाहर हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग केवल अपनी ज़रूरतों के लिए ही बाहर निकलें, लेकिन जैसा कि एक आम आदमी एक सामाजिक प्राणी है, उसे बार बार घर से निकलने का मन करता है। और शायद इसलिए हमारे लिए ये चुनौती और ज़्यादा बड़ी बन गई है। सरकार ने पुलिस और प्रशासन को ये सुव्यवस्था लागू करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि सरकार के बड़े कड़े निर्देश हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे निकलता है तो उसका चेहरा मास्क से ढका होना चाहिए, चाहे वो दोपहिया वाहन पर है, साइकिल पर है, पैदल है, ऑटो रिक्शा में बैठा है, गाड़ी में बैठा है, लेकिन उसका इसको कड़ाई से पालन करना है। अगर वो इसका पालन नहीं करता है तो जुर्माने की व्यवस्था है। पहली बार ऑफेंस करने पर 100 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर 500 रुपये, इसकी व्यवस्था है। ये भी बताना आवश्यक है कि ये जो मास्क लगाने की बात कही जा रही है, ये स्वयं की सुरक्षा के लिए है, और न केवल स्वयं की बल्कि अब तो हमको समाज के हित में भी सोचना है, क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उन्हें खुद भी नहीं मालूम होता कि वो संक्रमण के शिकार हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में ये सख्ती बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस बहुत हो गई, अब ये सख्ती का दौर है। और पूरे जनपद बाराबंकी में प्रत्येक थाने पर दिन और रात में ये कड़ी कार्रवाई की जा रही है मेरे नेतृत्व में। इसके अलावा ये प्रायः देखा जा रहा है कि हम लोग भी जब फील्ड पे निकल रहे हैं, हमारी टीमें निकल रही हैं, तो औसत 60% लोग अब मास्क के अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं। बाज़ारों में दुकानदार जो हैं, ठेले पर बेचने वाला सब्जी वाला जो है, वो शोर भी मचा रहा है, वो बोल भी रहा है, कीमत भी बता रहा है चिल्ला के, और मास्क उसने नीचे लटका लिया है। और ऐसे में उसकी सब्जियां संक्रमित होने का भय है और वो सब्जियां वो बेच रहा है, दुकानदार भी बेच रहे हैं। तो इसको पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा, माइक के द्वारा अनाउंस कराना, या फिर रैंडम आप चेकिंग करा रहे हैं, वीडियोग्राफी करा रहे हैं, मास लेवल पर कार्रवाई करना। और इसकी पहल भी बाराबंकी जनपद ने की थी कुछ दिनों पहले। मुझे याद है कि एक साथ 100-150 लोगों का आपने चालान किया था। तो इस कार्रवाई को आपको लग रहा है कि और अधिक धरातल पर और प्रभावी करने की ज़रूरत है? इसीलिए मैंने कहा कि ये जो नए परिवर्तन हुए हैं व्यवस्था में, उसमें एक आवश्यकता है कि जो चालान करने वाला अधिकारी है, जुर्माना एक रैंक ऊपर का अधिकारी वसूलेगा। तो अगर हमारा सब इंस्पेक्टर चालान करता है तो इंस्पेक्टर मौके पर होना चाहिए जो जुर्माना वसूल कर सके। इसलिए हमने जितने भी हमारी स्पेशल यूनिट्स के इंस्पेक्टर्स हैं, कार्यालय के इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी ड्यूटी शाम को लगा रखी है कि पूरे जनपद में फैलकर वो ये कार्रवाई करें। और बड़े स्तर पर 1000 चालान से ज़्यादा चालान जनपद में प्रत्येक दिन हो रहा है।
और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारी जनता ज़्यादा सजग हो। हम फ्री मास्क भी बांट रहे हैं। हमारे जो विकास विभाग के लोग हैं उन्होंने हज़ारों की संख्या में मास्क बनाए हैं, जिनको हम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इतने अवेयर नहीं है, रिक्शे वाला है, खुमचे वाला है, आपने कहा सब्ज़ी वाला है, उसको ये डर बता भी रहे हैं, ये शंका बता भी रहे हैं और उसे मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी प्रकार से पब्लिक प्लेस पर थूकने पर भी चालान है, क्योंकि ये भी संक्रमण फैलाता है। और ये हम सब लोग जानते हैं इतने दिनों में कि कोरोना का जो संक्रमण है वो छींक के ड्रॉपलेट से या थूक के ड्रॉपलेट से फैलता है, तो इसलिए उस पर भी चालान किया जा रहा है। इसके अलावा रात्रि कर्फ्यू है, रात 9 बजे से 5 बजे तक सड़कों पर निकलना अनुमन्य नहीं है। आवश्यक सेवाएं और मंडी में जाने वालों को छोड़कर किसी को नहीं जाना है। इसका भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। दोपहिया वाहन पर भी एक से अधिक लोग न चलें, ये भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्योंकि नहीं होता है, मुख्य कारण ये है। लेकिन इसका भी उल्लंघन हो रहा है, उस पर भी लगातार चालान किए जा रहे हैं। तो ये अब जो समय है ये सख्ती करने का है, लोगों को इसको बार बार याद दिलाने का है कि ऐसा न करने पर आर्थिक जुर्माना होगा। और हम ये भी कर रहे हैं कि जैसा आपने भी सुझाव दिया कि हम वीडियो बनाकर जगह जगह, क्योंकि उसकी केवल एक समस्या ये होती है कि ये आदमी का चेहरा कोई नंबर्ड आइटम नहीं है। अगर गाड़ी को हम स्कैन करते हैं तो हम उसका विवरण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कहीं किसी भीड़ का चेहरा केवल बनाने से लाभ नहीं होता है। इसलिए हमें उनको फिजिकली कांटेक्ट करके उन पर जुर्माना करना पड़ रहा है। कप्तान साहब, निश्चित तौर पर हमारे देश में, हमारे प्रदेश में पुलिस के लोगों ने इस अभूतपूर्व चुनौती का बहुत ही कुशलता से सामना किया है। और बताया जाता है कि मानव इतिहास में शायद इतना बड़ा संकट पूरे विश्व के सामने इस पैंडेमिक के रूप में जिस तरह से आया है वो पहली बार आया है। 100 साल पहले भी एक संकट था, लेकिन उस समय की जीवन शैली अलग थी। और आज की जो जीवन शैली है, लोग बाहर बहुत निकलते हैं, लोग अपने रोज़गार के सिलसिले में, तमाम कामों के सिलसिले में उनका दिन में कई घंटा निश्चित तौर पर बाहर ही बीतता है। ऐसे में उनको अनुशासित रखना, संक्रमण से बचाना एक बड़ा विषय है। पुलिस की जो टीम है, क्योंकि अब धीरे धीरे 4 महीने का वक्त हो गया है आप लोगों को इस एक्सरसाइज को धरातल पर उतारते हुए, तो पुलिस के लोग थके ना, उनका मॉरल ना डाउन हो और उनकी सुरक्षा, वो स्वयं संक्रमित ना हो। क्योंकि हमारे कोरोना वॉरियर्स भी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, कर्मचारी, अधिकारी, सिपाही, ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स भी, उनके भी संक्रमित होने की खबर, इस तरह की सूचनाएं दुखद आती हैं। तो बड़ा मनोबल गिरता है, न सिर्फ वॉरियर्स का बल्कि पूरे देश का, पूरा समाज दुखी होता है जब उसे पता चलता है कि वॉरियर्स जो हैं वो पीड़ित हो रहे हैं। तो आप लोग कितने प्रिकॉशन ले रहे हैं और अपनी टीम को किस हद तक आप इसके लिए तैयार कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने रखा। ये हमारे हित के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप चिंतित हैं पुलिस परिवार के स्वास्थ्य के लिए। इसके लिए हम कई स्तरों पर काम कर रहे हैं। पहला, एक जो बेसिक स्तर है, जो शुरू से कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अगर हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो हम आसानी से इस वायरल लोड को न्यूट्रलाइज़ कर पाएंगे। इसके लिए हमने शुरू से ही, जब से ये संक्रमण शुरू हुआ, पुलिस लाइन में जहाँ हमारे रिक्रूट्स हैं, जहाँ हमारा बेसिक फोर्स होता है, इसके अलावा हर थाने में मेस होता है, वहाँ पर नियमित रूप से तब से अभी तक काढ़े की व्यवस्था की गई है। आयुष विभाग का भी काढ़ा है, इसके अलावा हमारा जो देसी पारंपरिक काढ़ा है वो भी हम प्रतिदिन प्रत्येक स्तर के कर्मी को इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो काढ़ा ग्रहण करें। इसके अलावा हमने आयुष विभाग से जो होम्योपैथी की डोज़ है वो भी हज़ारों की संख्या में जितने भी हमारे कर्मी हैं उतनी पूरी प्राप्त करके वितरित की है, जिससे कि वो डोज़ खाकर एक जो एंटीडोट है वो हमने उनको ऑलरेडी दे रखा है। दूसरा जो हमारा स्तर है संक्रमित होने का, वो हमारा परिसर है। तो हमने प्रत्येक थाने के लिए हैंड हेल्ड सैनिटाइज़र मशीन है वो उपलब्ध करा दी गई है, जो कंधे पे टांग के और पूरे परिसर को सैनिटाइज़ किया जा सकता है। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारा पुलिस विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो बड़े सजग हैं और उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि प्रतिदिन प्रत्येक थाने में 2 बार पूरे परिसर का सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। इतना ही नहीं, हमारी जितनी गाड़ियां हैं, हमारी 112 की जो गाड़ियां हैं वो फ्रंट पर रहती हैं, पब्लिक के बीच में रहती हैं, उनको सैनिटाइज़ करने के लिए भी हमने हैंड हेल्ड सैनिटाइज़र्स सब गाड़ियों पर उपलब्ध करा दिए हैं। पर्याप्त मात्रा में मास्क, पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, ये सारे दे दिए गए हैं, जिससे कि
लोग खुद सजग रहें, स्वयं और अपने परिवार का ध्यान रखें। जो लोग लगातार ड्यूटी पर हैं और रोज़ अपने परिवार के लिए से मिलने के लिए कहीं बाहर जाया करते थे, उनको भी सजग किया गया है कि वो अपने परिवारों में अनावश्यक रूप से न जाएं। पुलिस लाइन में, पुलिस क्लब में उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जिससे वहाँ रहकर वो स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। निश्चित तौर पर इस बड़ी चुनौती का जितने विकल्पों से सामना किया जा सकता है और जो भी विकल्प हैं बचने के, उनसे प्रयास किया जा रहा है। और फिर भी यदि कहीं कोई संकट आता है तो उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था और सारी चीज़ें भी सरकार ने बेहतर कर रखी हैं। जो रूटीन पुलिसिंग है आपकी, अब आपके पास एक चुनौती भी है कि 25-30 हज़ार या शायद बाराबंकी में बताया जा रहा है 35-40 हज़ार लोग बाहर से आए हैं, जो बाहर कहीं प्रवास करते थे, नौकरी करते थे और अब वो बाराबंकी में आ गए हैं। हर जनपद में ये समस्या है। ऐसे लोग, उनकी ऊर्जा का सदुपयोग हो, वो अगर बेरोज़गार हो गए हैं या अभी वो किसी नए रोज़गार से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनकी ऊर्जा का नकारात्मक दिशा में वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल ना कर लें, क्राइम बढ़ाने में वो अपना योगदान न दें, भटक न जाएं, वो अपराध उनके ज़रिए से न बढ़े। और एक नई चुनौती पुलिस के सामने मैं समझता हूँ कि ये भी है। तो इस चुनौती का किस तरह से आप सामना कर रहे हैं और अन्य विभागों से समन्वय बना के ऐसे लोगों की ऊर्जा का सदुपयोग हो जाए, इसके लिए भी मुझे पता चला है कि आपने कोई एप्लीकेशन भी तैयार किया है। देखिए, जो डेटा अभी उपलब्ध है उसके हिसाब से बाराबंकी जनपद में 42 से 45 हज़ार लोग बाहर से आए हैं। इसकी स्किल मैपिंग की जा रही है विकास विभाग द्वारा। हम लगातार उनके संपर्क में हैं, उनसे डेटा शीट लेते हैं, मेडिकल विभाग से डेटा शीट लेते हैं। कॉमन लोगों को हटाकर एक नेट डेटा हम तैयार कर रहे हैं। इसमें हमने ये देखा कि इसमें लगभग 10,000 लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्ली स्किल्ड हैं। वो किन्हीं कारणों से बाहर गए थे। फ़र्ज़ करता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति से बात हुई, वो हैदराबाद में दरदोज़ी का काम करता था। जब उससे पूछा गया कि लखनऊ में भी काफ़ी बड़े स्तर पर ये काम होता है, आप यहाँ काम क्यों नहीं करते थे, तो उसने कहा कि जो हमें मेहनताना लखनऊ में मिलता है, हैदराबाद में हमको लगभग 5 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है, इसलिए हम सालों साल से वहाँ हैं। ऐसा व्यक्ति जो आता है वो किसी न किसी प्रकार से अपनी रोज़ी रोटी चला लेगा, क्योंकि वो स्किल्ड है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो किसी होटल में काम करते थे, ऑटो चलाते थे या कहीं घरों में काम करते थे, वो जो वापस आए हैं, उनके लिए रोज़गार के अवसर तैयार करना और उन्हें उससे जोड़ना, ये वास्तव में प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और हम ये जो एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, उसमें पुलिस को वॉलंटरली शामिल कर रहे हैं और हम जितने भी लोग आए हुए हैं उनको टैप कर रहे हैं। अगर उनको कोई समस्या है तो उसके समाधान का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें सही सलाह दे रहे हैं। हमने 3 स्तर पर इस पर काम किया है। पहला स्तर है, हमने प्रत्येक थाने पर एक प्रवासी रजिस्टर बना रखा है, प्रवासी शिकायत रजिस्टर, जिसमें प्रवासी कई सालों बाद वापस आया है, उसके ज़मीन के विवाद हैं, मकान में हिस्सेदारी का विवाद है, सहन का विवाद है, नाली का विवाद है। ऐसे विवादों को चिन्हित करके हम प्राथमिकता पर उसे हैंडल कर रहे हैं, जिससे मानसिक रूप से वो त्रस्त न हो, कोई गलत निर्णय न उठा बैठे। इसकी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरा काम हमने किया कि हमने ये जो आए हुए लोग हैं, इनको हमने अगर थानों में हम डिवाइड करें तो औसत 600 से 700 लोग हमारे प्रत्येक थाने पर निकलते हैं। हमने जो हमारे बीट एसआई और बीट सब इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ ये डेटा शेयर किया है और उनको निर्देश दिया है कि जब वो अपनी बीट में जाते हैं तो ऐसे लोगों से मिलें, उनके रुचि के बारे में मालूम करें और फिर बीडीओ के माध्यम से सीडीओ ऑफिस तक वो खबर पहुंचाएं, जो रोज़गार अधिकारी हैं उनको ये सूचना दें। इसके अलावा जो कॉल हमारे पास आ रहे हैं, उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराया है, जिसको हम ट्रैकर सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, माइग्रेंट ट्रैकर सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। और इसमें जो बेसिक बात है कि जब कोई आदमी हमें बताता है कि हम फ़लाने गांव के रहने वाले हैं, तो हम किससे उसको कनेक्ट करें, इसके लिए हमने एक डेटाबेस तैयार किया है। और इसमें जैसे हमने एक गंगौली गांव डाला, तो ये गंगौली गांव डालते ही हमको उस थाने, उस गांव का जो बीट इंचार्ज हैं एसआई सुहेल खान हैं और हेड कांस्टेबल अर्पण कुमार हैं, इनके मोबाइल नंबर आ गए। हम तत्काल उस आदमी को इनसे कनेक्ट करा देते हैं और इनको निर्देशित करते हैं कि ये गांव में जाएं, उससे बात करें
और उसकी जो भी मदद है, अगर कोई उसकी विवाद है तो उसे दूर करें, अगर उसकी नौकरी की समस्या है तो उसके लिए प्रयास करें और उसे कंसोल करें कि पुलिस और प्रशासन उसके साथ है, उसकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा। हमने ये भी देखा इधर पिछले 15-20 दिनों में, ख़ास करके जब से बड़े स्तर पर माइग्रेंट्स आए हैं, कि जो ज़मीनी विवाद हैं, जो छुटपुट मारपीट की घटनाएं हैं, उनमें वृद्धि हुई है। हम इसकी मैपिंग कर रहे हैं कि जो घटनाएं हुई हैं 1 जून के बाद, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जहां प्रवासी शामिल हैं, वो एग्रेसर हैं या पीड़ित हैं। इसका पूरा डेटाबेस हमारा कोरोना सेल तैयार कर रहा है और उसके आधार पर हम आगे की रणनीति बनाएंगे कि हम कैसे इनको और सुरक्षित माहौल दे सकें। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो लोग बाहर से आए हैं, जो कई वर्षों से बाहर रह रहे थे, उनकी जीविका बाहर चल रही थी, अब वो अपने घरों को आए हैं तो अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा भी मांग रहे होंगे, वो अपने घर में कुछ कमरे मांग रहे होंगे, खेत में भी अपने भाई बंधुओं से कह रहे होंगे कि भाई हमारा हिस्सा अलग करो। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और संयुक्त परिवार ज़्यादातर गांव में रहते हैं। ऐसे में जो प्रवासी कई वर्षों से बाहर रहने लगता है तो ये माना जाता है कि वो सक्षम हो गया है, वो घर में अपना हिस्सा नहीं मांगेगा, लेकिन अब उसे अपना हिस्सा मांगने की ज़रूरत है। तो रेवेन्यू रिलेटेड डिस्प्यूट, रेवेन्यू रिलेटेड क्राइम, वो जाहिर सी बात है बढ़ रहा होगा। इसके लिए समन्वय राजस्व विभाग से बनाकर किस तरह से इसको जल्द से जल्द निष्पादित किया जा रहा है? जनपद बाराबंकी के जिलाधिकारी बड़े सुलझे हुए अधिकारी हैं, उनका बड़ा सहयोग पुलिस के लिए रहता है और सभी विभागों से बहुत उच्च स्तरीय समन्वय रहता है। हम लोगों ने बैठ के बात की, हमारे सर्किल ऑफिसर और SDMs का समन्वय बहुत अच्छा है, पहले से ही बहुत अच्छा है। हम लोगों ने उनको संवेदनशील बनाया कि ये ऐसा समय है जिस समय हमको इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि अगर कोई जनपद में दुर्घटना हो गई तो उससे जनपद की बदनामी होगी, बल्कि हमको ये चैलेंज की तरह लेना चाहिए कि हमारे रहते हुए ऐसी कोई घटना हो ही ना, कोई आदमी डिप्रेशन में ना जाए। हमने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बात करके एक जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनको इनवाइट करके सेशंस कराए हैं पुलिस लाइन में। पुलिस ऑफिसर्स की जो वाइफ्स हैं उनका एक ग्रुप है उनका, वामा सारथी के नाम से। मेरी पत्नी यहाँ की वामा सारथी की संयोजिका हैं बाराबंकी चैप्टर की। उन्होंने पुलिस लाइन के परिवारों के बीच जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आरक्षी हैं, उनके लिए कुछ कोर्सेज ऐसे चलाए हैं जिससे कि वो अपनी बातों को कह सकें, अगर उनको कोई परेशानी है तो बता सकें। और यही काम जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में लोग फ़ोन करते हैं, कोई डिस्ट्रेस कॉल करते हैं, 112 पे डिस्ट्रेस कॉल करते हैं, तो उनको हम सेग्रीगेट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जिससे कि हम उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। कप्तान साहब, कोरोना की जो चुनौती है, निश्चित तौर पर पुलिस बहुत बेहतर उस फ्रंट पे काम कर रही है। बाराबंकी जनपद की चर्चा अक्सर ड्रग्स के कारोबार को लेकर भी होती है और कहा जाता है कि इंटरनेशनल नार्को ट्रेड का जो मैप है उसका भी एक अहम हिस्सा है बाराबंकी। और पूर्व में जब आप STF में थे, UP STF का हिस्सा थे आप, तो आपने यहाँ बड़े तस्करों को भी पकड़ने में आपकी भी भूमिका रही। मुझे याद है कि कुछ वर्षों पहले श्रीलंका का तस्कर पकड़ा गया था और देश के अलग अलग हिस्सों के यहाँ पर ड्रग के जो इस तरह के जो कारोबारी हैं, अवैध कारोबार जो नशे का कराते हैं, उनका मूवमेंट रहता है। बाराबंकी के कई थाने, जैदपुर, सफदरगंज, सतरिक, तमाम ऐसे पुलिस स्टेशंस हैं, रामसनई घाट, जिनका इतिहास कई दशकों से रहा है इस कारोबार में। और कई बार लोकल पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगते हैं, तस्करों को सपोर्ट करने के। एक तस्कर के कहने पे दूसरे तस्कर को जेल भेज दिया, किसी एक तस्कर को संरक्षण दे दिया, इस तरह के एलिगेशंस रहते हैं। अभी यहाँ के एक विधायक जी ने भी कुछ इस तरह का मुद्दा उठाया। तो मुझे लगता है कि ये भी एक चुनौती है बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक के लिए। ये एक विशेष प्रकार का अनुभव होता है बाराबंकी में जो शायद अन्य जनपदों में नहीं होता है। देखिए, बाराबंकी निश्चित रूप से कुख्यात रहा है नारकोटिक्स को लेके। खास प्रकार की ड्रग यहाँ पारंपरिक रूप से बनती रही है और मैं जब इस तरह की समस्याओं पर एक होलिस्टिक व्यू रखने का प्रयास करता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ कुछ काम पारंपरिक रूप से होते रहे, पीढ़ियों से होते रहे, और वो धीरे धीरे वहाँ की जो जीवन शैली है, वहाँ की जो कार्य शैली है, उसका हिस्सा बन गए। हम उदाहरण अगर दें इसके पैरेलल तो मुंगेर की पिस्टल का नाम आपने सुना होगा, और हम लोग जानते हैं कि मुंगेर में ब्रिटिश टाइम में फैक्ट्री हुआ करती थी। वो ब्रिटिश पीरियड समाप्त होने के बाद वो फैक्ट्री अचानक बंद कर दी गई
और उसके कारण वहाँ के जो कारीगर थे, जो सदियों से, जो पीढ़ियों से वहाँ काम कर रहे थे, उनका स्किल बरकरार रहा, भले ही सरकारी फैक्ट्री चली गई, इसलिए आज भी वो बहुत अच्छी पिस्टल बनाते हैं। मुझे लगता है कि उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। जी जी। तो इसी प्रकार से बाराबंकी में भी जो एक्सपर्टीज़ है, जहाँ तक मुझे मालूम है, जैसा आपने कहा एसटीएफ में रहते हुए मैंने ये है यहाँ पर, तो यहाँ की जो एक्सपर्टीज़ है वो क्रूड का शोधन है। जो क्रूड होता है जिससे कि एक सीरीज़ ऑफ नार्को प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसका शोधन करना यहाँ का एक्सपर्टीज़ है। और एसटीएफ में रहते हुए मैंने पाया था कि यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर अब खेती बहुत कम हो गई है, तो यहाँ के लोग अब बाहर जाने लगे हैं, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट भी जाते हैं और वहाँ शोधन का काम करते हैं और फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। और एक स्टडी कहती है कि मंदसौर मध्य प्रदेश में या राजस्थान के बॉर्डरिंग एरियाज़ में, जहाँ अभी भी ये खेती हो रही है लाइसेंसी रूप में, वहाँ से बड़ी मात्रा में क्रूड आता है और उसका यहाँ से शोधन करने के बाद ऊंचे दरों पर वो इलीगल तरीके से बेचा जाता है। ये नेटवर्क ऐसा है जहाँ पर जब भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को पकड़ती है तो बड़ा सामान्य आरोप लगता है कि ये आदमी ए पार्टी का तस्कर था इसलिए पकड़ा गया और बी पार्टी ने पकड़वा दिया। मैं क्योंकि अभी तक कोई सत्यता इसमें मैंने नहीं पाई है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये एक सामान्य भावना रहती है पुलिस के कार्यों के प्रति। लेकिन मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा अनुभव है, मैंने देखा है कि यहाँ के जो थाने हैं जहाँ पर इस तरह की शिकायतें हैं, वहाँ अभ्यस्त अपराधी हैं। मेरा जोर ये है कि हम बजाय इसके कि कैरियर्स को केवल टारगेट करें, हम जो सोर्स, जो हमारा लिंकेजेस हैं, जो असली ऑपरेटर है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज क्रैक करने में मेरा एक्सपर्टीज़ रहा है। तो मेरा प्रयास ये है और आगे रहेगा कि मैं किस प्रकार से बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को ब्रेक करूं, इस्टेब्लिश करूं और उसके बाद उनको ब्रेक करूं, आइडेंटिफाई करूं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूं, तब इस पर नियंत्रण वास्तविक रूप से हो सकेगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि आपका ये जो संकल्प है कि ये जो अवैध कारोबार है, नार्को जो ट्रेड है, ये इसके जड़ पर आप काम करना चाहते हैं। और देश की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है ये, नौजवानों को ड्रग्स सप्लाई करते हैं, होटलों में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं। और बाराबंकी में कई बार ऐसा देखने में आया है कि तमाम ऐसे परिवार बर्बाद हो गए जिनके घर में कोई नौजवान नहीं बचा। 2-3 लड़के थे, वो सब ड्रग्स के कारोबार में ड्रग्स के शिकार हो गए, नशे के आदी हो गए और कुछ ही वर्षों में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे तमाम परिवार रहे जिनकी सारी ज़मीनें बिक गईं, घर उजड़ गए, लोगों के ख़ानदान उजड़ गए। तो एक सोशल क्राइम, एक सोशल फिनोमिना जो इसके पीछे है, वो बड़ा दुखद है और लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है और एक चुनौती है और आपने इसको स्वीकार भी किया है। कप्तान साहब, एक और पहलू जो है बाराबंकी को अलग करता है, राजधानी लखनऊ का निकटस्थ जनपद होने की वजह से यहाँ लैंड डिस्प्यूट, भूमि विवाद अन्य जनपदों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। और उनका जो चरित्र है, चूँकि ज़मीनें बहुत कीमती हो गई, तो उनका जो रूप है वो भी अलग है। कई बार पुलिस का दुरुपयोग किया जाता है इस काम में, पुलिस तंत्र का, लोग पुलिस की सहायता लेकर कहीं अवैध कब्जे कर लेते हैं, लोग पुलिस की सहायता लेकर किसी सिविल मैटर को क्रिमिनल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर उन्हें राजस्व से राहत नहीं मिल रही है, उनका विवाद वहाँ पर लंबित है और उनके दस्तावेज़ उचित नहीं हैं, उनके पक्ष में निर्णय नहीं आ रहा है, तो फौरी तौर पर पुलिस का इस्तेमाल करके वहाँ पर अपना गलत निर्णय करा लेना या इस तरह की चीज़ें, ये परिपाटी हर जगह रहती है, यहाँ थोड़ा सा। तो इन विषयों पर कितनी संवेदनशीलता है और पुलिस की जो पवित्रता है, पुलिस का उचित हस्तक्षेप हो, जहाँ आवश्यक है वहाँ ज़रूर हो, उचित हस्तक्षेप हो भूमि के विषयों पर, उसको लेकर क्या दृष्टिकोण है? देखिए, इसके बारे में मैंने सभी थानाध्यक्षों को और सभी राजपूत अधिकारियों को एक स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि किसी भी थाने में भूमि विवाद के संबंधित जो परंपरागत तौर पर 419, 420, 467, 68, 71 के मुकदमे लिखे जाते हैं, वो सीधे नहीं लिखे जाएंगे। अगर कोई बॉडी ऑफेंस है तो तत्काल मुकदमा लिखा जाएगा। अगर कोई आदमी किसी वसीयत को लेकर, किसी रजिस्ट्री को लेकर, किसी कब्जेदारी को लेकर अगर तहरीर देता है तो पहले उसके तथ्यों की जांच होगी, उसके बाद ही मुकदमा लिखा जाएगा, जिससे कि जो आशंका आपने व्यक्त की कि पुलिस की जो की उपस्थिति है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कोई आदमी कब्जेदारी कर लेता है,
इस पर काफ़ी हद तक रोक लगी है और ऐसी शिकायतें काफ़ी कम हो गई आना कि पुलिस मौके पर गई, उसने तत्काल कब्ज़ा करा दिया या मुकदमा लिखवाने की धमकी देके कार्रवाई कर दी, क्योंकि अब ये मुकदमे जांच के बाद ही लिखे जा रहे हैं। ये बात सही है कि लखनऊ के नज़दीक होने के कारण यहाँ भूमि बहुत महंगी है और छोटे छोटे टुकड़े बोन ऑफ कंटेंशन बन जाते हैं और लंबे विवाद को जन्म देते हैं। ये भी सही है कि रेवेन्यू विभाग के भी कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण, जो लोअर स्टाफ है उसकी मिलीभगत के कारण चीज़ें उलझ जाती हैं। जो चीज़ें बड़ी साफ़ होनी चाहिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में साफ़ होनी चाहिए, कब्ज़ेदारी मौके पर साफ़ होनी चाहिए, वो उतनी साफ़ नहीं रह जाती हैं। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भी निर्देश हैं और हमारे पुलिस विभाग के भी निर्देश हैं कि लैंड डिस्प्यूट्स को चिन्हित किया जाए और उनका एक समन्वित समाधान निकाला जाए जिसमें रेवेन्यू और पुलिस के लोग शामिल हों। क्योंकि मैं इसको इस तरह से भी देखता हूं कि जो लैंड डिस्प्यूट है वो बहुधा बॉडी ऑफेंस में कल्मिनेट हो जाता है और फिर बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, कभी कभी कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। तो हमने ये व्यवस्था की कि हम प्रत्येक थाने के जितने भी लैंड डिस्प्यूट हैं उनको चिन्हित करें, उनकी गंभीरता को प्रायोरिटाइज़ करके उनको हम उनको सॉल्व करने का अटेम्प्ट करें। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जन सुनवाई के दौरान जब मेरे पास लोग आते हैं, मैंने एक व्यवस्था अपने रीडर ऑफिस बना रखी है कि जहाँ भी मैं देखता हूँ कि बोन ऑफ कंटेंशन सीरियस हो गया है, जहाँ पर लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने हक को पाने के लिए, अपने क्लेम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको मैं तत्काल उस रजिस्टर में चढ़ाता हूँ और उनका प्रार्थना पत्र तो सामान्य जांच में चला जाता है, लेकिन हमारे ऑफिस से पीछे पीछे एक पत्र संबंधित सीओ और एसडीएम को भी चला जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऑफिस में आया था, आप अपने स्तर से रेवेन्यू और पुलिस की टीम भेजकर इसका समाधान करने का प्रयास करें। निसंदेह ये बहुत ही अच्छी पहल है और आपने जो बताया कि बाद में भी आप पीड़ित आपके यहाँ प्रार्थना पत्र देने आता है और आप एक वहीं पर एक सूचना आप रेवेन्यू को भी दे देते हैं, एक लेटर बाकायदा आप भेज देते हैं कि राजस्व विभाग भी उस मामले को देख ले और अगर राजस्व के समाधान से वो विषय वहाँ पर समाप्त हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। कई बार भूमि विवाद हिंसक संघर्षों में, हत्याओं में, सामूहिक हत्याओं में भी बदल जाता है। तो आपने सुना बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बहुत ही साफगोई के साथ तमाम मुद्दों पर बात की और हम शुभकामनाएँ देते हैं बाराबंकी पुलिस को, जो एक बड़ी जनसंख्या का प्रबंधन कर रहे हैं, लोगों को अनुशासन में कैसे रहना है, लोगों को किस तरह से कोरोना के संक्रमण से बचना है और साथ ही लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का जो दायित्व है बाराबंकी पुलिस का, वो बखूबी निभा रही है बाराबंकी पुलिस। पूरे देश में पुलिस विभाग, पूरे प्रदेश में पुलिस विभाग अपना फ़र्ज़ कई कदम आगे बढ़ के निभा रहा है। जान जोखिम में डालकर कोरोना के संकट में पुलिस आपकी मदद कर रही है। ऐसे में हमारा आपका फ़र्ज़ भी है कि हम अनुशासन में रहें, सरकार के सभी निर्देशों का पालन करें, पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।